हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और सीटेट 2024 को लक्ष्य मान करके यहाँ पर गणित पेडागोजी की आपकी क्लासेस स्टार्ट की हुई थी। तो आपके मुख्य रूप से यहाँ पर वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में जो आपकी गणित पेडागोजी दी गई है, उसके जो सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया था वो आपका कवर हो चुका है 2 लेक्चर के माध्यम से। आप उसको एक बार जा कर के ज़रूर देख लें। यहाँ पर हम आज दूसरा टॉपिक आपका जो दिया गया है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, ये टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है पूरी समझ के साथ में, और यहाँ चीज़ें रटने की नहीं होती हैं। गणित शिक्षा शास्त्र में या कोई भी विषय का यदि आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो रटना उसमें पड़ता ही नहीं है, केवल समझ बेस होते हैं ये सारे टॉपिक्स। और आपको पता होगा आपके जो 5 सब्जेक्ट वर्ग 3 में दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होगा उन सब का मिलाकर वो पेडागोजी का ही रहेगा, हर विषय के शिक्षा शास्त्र का। और इसमें क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं ये आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ विकसित करनी है कि आप क्वेश्चनों को किस तरीके से लगा पाते, किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। तो एक बार हम इससे पहले देख लेते हैं हमने 2 क्लासों में क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट की हुई थी उसमें आपको बताया हुआ था, सबसे पहला आपका जो टॉपिक दिया गया था तर्क शक्ति के माध्यम से मतलब समझ विकसित, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो ये है आपकी फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो मुख्य विषय वस्तु है उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी का आपका जो है अदर पोर्शन रहेगा पेडागोजी का 15 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक दिया है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, ये हमने 2 लेक्चरों के माध्यम से कवर किया था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हमने किया हुआ है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें गणित का बेसिक परिचय भी आपको दिया था कि जो गणित होता है उसका क्या अर्थ है। गणित की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं आपको बताई थी। इसके बाद आपको गणित का महत्व समझाया हुआ था। फिर गणित की उपयोगिता, क्या उपयोगिता होती है। फिर गणित की प्रकृति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होता है। सीटेट में भी यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं और MP टेट तो आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखना कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। फिर इसके बाद आपको आगे की चीज़ें जो हैं, जैसे भीमा शंकरण ने गणित की प्रकृति के बारे में क्या कहा वो करवाया था। फिर क्लास सेकंड जो थी उसमें आपका फर्स्ट ही टॉपिक जो छूट गया था चीज़ें उसको कवर किया था, गणित के उद्देश्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, गणित के जो उद्देश्य हैं वो किसने किस प्रकार से बताए हुए हैं। NCF ने क्या बताया गणित का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर क्या गणित के उद्देश्य होने चाहिए, उच्च उद्देश्य क्या होते हैं, निम्न उद्देश्य क्या होते, प्राप्य उद्देश्य क्या हैं, मुख्य और गौण उद्देश्य क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में कवर की हुई थी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी थ्योरी हमने दी हुई है, तो आप ये 2 क्लासें ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमने ब्लूम के द्वारा बताए गए उद्देश्य भी पढ़े हुए थे, सारी चीज़ें। ठीक है, अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। तो आपको जब फर्स्ट लेक्चर हमने दिया था तो वहाँ बताया था कि किसी भी विषय का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होगा ये किससे तय किया जाता है। आप कमेंट्स के माध्यम से बताना यदि आपको याद है कि किसी भी विषय को पाठ्यक्रम में एक मुख्य स्थान मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी क्लास नंबर 3 है और यहाँ पर ये टॉपिक हम अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए विद्यालय पाठचर्या। अब आपने एक नाम सुना होगा पाठचर्या करके और एक सुना होगा आपने पाठ्यक्रम करके। तो यहाँ पर जो विस्तृत होती है वो पाठचर्या होती है और पाठचर्या के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, पाठ्यक्रम। लेकिन जब भी आप कहीं पर भी देखेंगे तो वहाँ पाठचर्या शब्द ही नहीं देते, पाठ्यक्रम को ही क्या बता देते हैं, करिकुलम, जो कि गलत होता है। लेकिन हमें तो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो वहाँ यही कहा है पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस में गणित का स्थान क्या है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम को करिकुलम, इंग्लिश में करिकुलम का मतलब होता है
पाठ्यचर्या, ठीक है। तो पाठ्यचर्या विस्तृत चीज़ होती है जिसके अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। पाठ्यक्रम भी आपकी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें पढ़नी है हम वही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, विद्यालय जो पाठ्यचर्या है उन सभी क्रियाकलापों का समूह होता है जिन्हें अध्यापक, गणित तथा छात्र एक साथ मिलकर शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विद्यालय में आयोजित करते हैं। अब यहाँ इतनी सारी थ्योरी दी गई है और हम ये थ्योरी पढ़ते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे तो क्या इससे कुछ मतलब निकलने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना है अपने आसान से शब्दों में यदि कहें कि पाठ्यचर्या है क्या, इसमें दिया क्या होता है। तो जैसे हमारा एक दैनिक रूटीन होता है काम करने का, पहले से ही सेट होता है, उसी तरीके से जो पाठ्यचर्या होती है उसमें सभी क्रियाकलाप होते हैं कि कहाँ पर कब हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी गतिविधि कराना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हर विषय का इसमें दिया हुआ है। ये गणित का पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम गणित की बात करेंगे। तो ये ही होता है हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। अब देखिए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी, वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या को अत्यधिक विशिष्ट महत्व प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि जब तक हमारे सामने पाठ्यचर्या नहीं होगी तो हम समय की बचत नहीं कर पाएंगे और जो चीज़ हम अपने विद्यार्थी को देना चाहते वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास पहले से ही विस्तृत पाठ्यचर्या है, विस्तृत पाठ्यक्रम है, तो आसानी से हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। यही होती है पाठ्यचर्या। और वर्तमान में तो आपने देखा होगा FLN आ गया है, निपुण भारत मिशन अंकुर करके, तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो जो पाठ्यचर्या है इसका विशेष महत्व है हमारे पाठ्यक्रम में, ठीक है। अब देखिए, पाठ्यचर्या के आधार पर ही शिक्षा संस्थानों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित ढंग से आयोजन करना संभव हो पाता है। यहाँ एक बेस्ट एग्जाम्पल देंगे। मान के चलिए एक गणित का शिक्षक है, क्या है, गणित का शिक्षक है, और उसे गणित की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, हर एक चीज़ में वो निपुण है गणित में। तो वो अपने अभ्यर्थी को, क्योंकि उसने पहले इस पर अध्ययन किया हुआ है तभी तो उसको सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो अपने बच्चों को भली भांति समझा सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा शिक्षक है जिसे गणित के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक शिक्षक ऐसा है जिसे गणित के बारे में कुछ तो नहीं कहेंगे लेकिन कई चीज़ें उसे पता नहीं है। तो बताइए, क्या वो अपने विद्यार्थी को सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास में एक उचित पाठ्यचर्या है, मतलब एक ऐसा शिक्षक जो सब कुछ जानता है पहले से, पाठ्यचर्या वही है जो पहले से बनी हुई है, तो बच्चे को वो अच्छे तरीके से सिखा पाएगा समय की बचत करते हुए। और एक ऐसा शिक्षक यदि पाठ्यचर्या नहीं है तो वो हम ऐसे शिक्षक को मानेंगे जिसे कुछ आता नहीं उस विषय में, उसने सीखा नहीं, पहले से तैयारी नहीं है। तो यही है हमारी पाठ्यचर्या। बताइए कि जो पाठ्यचर्या है उसका कितना विशेष स्थान होगा हमारे शिक्षण में। अब देखिए, पाठ्यचर्या का संप्रत्यय किसने दिया है? तो यहाँ पाठ्यचर्या कहेंगे करिकुलम, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं पर कोई बुक ऐसी है जहाँ पर पाठ्यचर्या ना दे करके वहाँ कहा है पाठ्यक्रम का संप्रत्यय क्या है, ठीक है। तो इसी को बताया गया है। और ये आपकी जो परीक्षा है 2011 ऑफलाइन हुई थी उसमें भी पूछा गया। इसके बाद आपके 23 वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है और सीटेट में तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार लगा लेना कि जो पाठ्यचर्या का संप्रत्यय है वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले तो पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं, और यह हिंदी रूपांतरण है उसी करिकुलम का। जब करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया तो याद रखना ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा के किस शब्द से? तो करियर शब्द से बना है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो दौड़ का मैदान होता है। अब इस दौड़ के मैदान को हम अपने बच्चे से रिलेट करेंगे। कैसे? कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या है? रास्ता है, मार्ग है, और इसी पर दौड़कर जो विद्यार्थी होगा, जो शिक्षार्थी होगा, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। पाठ्यचर्या का क्षेत्र प्रायः कक्षा में दिए गए ज्ञान तक ही सीमित रखा गया है। पाठ्यचर्या नहीं होगा, यहाँ होगा पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत रूप है परंतु वास्तव में इसका क्षेत्र व्यापक है। पाठ्यचर्या के अर्थ और संप्रत्यय के संबंध में विद्वानों द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले कनिंघम ने क्या मत दिया है?
तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर आप किसी तरीके से कोरिलेट कर लें इन विद्वान के नाम को और किसी भी शब्द को, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कनिंघम ने कहा है कि पाठचर्या कलाकार, कलाकार किसको कहा गया है यहाँ पर? अध्यापक को। तो पाठचर्या कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने स्टूडियो किसे कहा गया है? स्कूल को, उसमें अपनी सामग्री किसे कहा है? छात्र को, अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुरूप ढालेगा। तो ये परिभाषा किसने दी? कनिंघम ने। क्या कहा कि पाठचर्या अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने स्कूल में अपने छात्रों को अपने उद्देश्य के अनुरूप ढाल सकता है। मतलब यदि पाठचर्या है और शिक्षक उसका पूर्ण ज्ञान रखता है तो वह शिक्षक अपने विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से उद्देश्य के अनुरूप ढाल सकता है, जो उस अभ्यर्थी का उद्देश्य है, जो उस शिक्षक का उद्देश्य है। एक इसकी परिभाषा है कनिंघम की। नेक्स्ट है टीपी नन। इन्होंने कहा पाठचर्या को मानवीय भावना के विशाल जगत के लिए स्थायी रूप से अत्यंत सार्थक है। फ्रोवेल महोदय आए, इन्होंने कहा पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों को सार के रूप में समझना चाहिए। हेराल्ड स्पियर्स, पाठचर्या पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी के लिए नियोजित क्रियाओं और अनुभवों की श्रृंखला है जिससे वे समाज के आदर्श सदस्य बन सकते हैं। अब इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि पाठचर्या अनुभवों का एक संगठित क्रम होता है जिसके अनुसार चलकर छात्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अर्थात पाठचर्या उन सभी क्रियाकलापों का एक औपचारिक संकलन होता है जो विषय से संबंधित होते हैं तथा छात्र अपने सत्र के अध्ययन में जो सीखते हैं। वास्तव में पाठचर्या बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और निर्धारित अनुभवों का संकलन है। तो पूछ सकता क्वेश्चन सिंपल सा कि जो पाठचर्या है इससे बालकों में किस तरीके का विकास होता है? आंतरिक विकास होता है, बाह्य विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब क्या होता? केवल विद्यालयी ज्ञान के अलावा बालक जिस परिवेश से आ रहा है, जो भी वो गतिविधि अपने दैनिक जीवन में कर रहा है, हर एक क्षेत्र में, खेल कूद में उसका क्या स्थान, सारी चीज़ें मतलब सर्वांगीण विकास में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम से क्या लाभ है, बेनिफिट क्या है पाठ्यक्रम के, क्यों पाठ्यक्रम बनाया गया, क्यों निश्चित रूपरेखा तैयार की जाती है। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए, यदि ये पाठ्यक्रम नहीं होता तो क्या हम समय को डिवाइड कर पाते कि इतने घंटे हमें ये विषय पढ़ाना, इतना ये पढ़ाना, इतना ये पढ़ाना। जब पाठ्यक्रम ही निश्चित नहीं है तो कुछ भी हम बच्चों को पढ़ाते रहते। लेकिन इसका लाभ यही हुआ पाठ्यक्रम का कि शिक्षण प्रक्रिया को समुचित ढंग से संचालित करना है। हर एक चीज़ बच्चों को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय गए तो केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, हर एक चीज़ बच्चों को सिखानी है। ठीक, तो शिक्षण प्रक्रिया को समुचित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम को क्या देता है? एक स्पष्ट दिशा देता है, गति प्रदान करता है। क्या लाभ है ये देखिए। सबसे पहले है अध्यापक को पाठ्य वस्तु और अध्ययन विधि का पूरा ज्ञान प्रारंभ से ही रहता है, क्योंकि एक अध्यापक तभी अध्यापक है जब उसको ये सारी चीज़ें ज्ञात है। ठीक है, और तभी वो उस पद पर पहुंच पाता है। इसे ज्ञात रहता है कि निश्चित समय में क्या क्या पढ़ाना। एक शिक्षक है तो उसे पता है कि हमें कब कौन सी क्लास में हमारा पीरियड है, कब क्या हमें चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है। इसी के आधार पर वह वार्षिक कार्यक्रम बनाता। वार्षिक का मतलब है कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है उसको ये पता होता है कि कितना सिलेबस हमें कब तक क्लियर करवाना है, बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है, कब हमारी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जानी है। सारा कार्यक्रम बनाता है ताकि नियत अवधि में अपने पाठ्यक्रम को भली भांति समाप्त कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को भी पता रहता है कि नियत अवधि में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो अध्यापक है वो बच्चों को सारी चीज़ें बता के रखते हैं। छात्र घर पर तैयारी पाठ्यक्रम के विभिन्न उप विषयों और अध्यायों की दृष्टि में रखते हुए करते हैं। तो दोनों को पता है, छात्र अध्यापक दोनों को। ठीक है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता उन शिक्षा शास्त्रियों और लेखकों को भी होती है जिन्होंने ये पाठ्यक्रम बनाया है, जिन्होंने पाठ्य पुस्तकें बनाई हैं, जिन्होंने सहायक पुस्तकें बनाई हैं, उनको भी एक निश्चित पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती, तभी तो वो ये तैयार कर पाते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के आधार पर ही विभिन्न माध्यमिक परिषदों और विश्वविद्यालय के स्तर की तुलना की जाती है।
पाठ्यक्रम यदि नहीं होता तो हम दो चीज़ों के मध्य तुलना नहीं कर पाते। तो इसी के माध्यम से विभिन्न जो परिषद हैं, विभिन्न विद्यालय हैं, उनके स्तर की तुलना इसी से करी जाती है कि कौन सा उच्च है, कौन सा निम्न है। अब देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरीके से होता है। बेसिक ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, शिक्षा के 4 प्रमुख आधार हैं। किसके? शिक्षा के 4 आधार हैं जो आपको याद रखने हैं। दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और वैज्ञानिक आधार। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। किसी ना किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है और उसी को हम लक्ष्य मानकर उसकी तैयारी करते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण, संयोजन और संगठन करते समय शिक्षा के सभी जो आधार दिए गए हैं इनको ध्यान में रख करके सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जब पाठ्यक्रम बनता है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ना कि जो बना रहा है उसकी मर्जी से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो किन सिद्धांतों के आधार पर होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक औपचारिक, व्यवस्थित और बौद्धिक कार्य है। अब बार बार यहाँ एक शब्द निकल करके आ रहा है औपचारिक, तो आपने पढ़ा होगा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष संस्थान में विशेष समय में जो चीज़ें प्राप्त करी जाती हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अनौपचारिक जो कहीं भी किसी भी व्यक्ति से सीख लिया जाए वो क्या होता है? अनौपचारिक। जैसे माता पिता या रास्ते में जा रहे थे और वहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिल गया तो वो कैसा है? अनौपचारिक। लेकिन औपचारिक जैसे हमने कह दिया विद्यालय, तो विद्यालय हम एक नियत समय में जा रहे हैं, विद्यालय में एक हम नियत टीचर से सीख रहे हैं, तो जहाँ नियत होता है, ठीक है, वो होता है औपचारिक। लेकिन जहाँ जो नियत नहीं होता, कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो होता है अनौपचारिक। और दूरस्थ शिक्षा आपकी निरौपचारिक में आ जाती है। तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? एक औपचारिक। पाठ्यक्रम एक औपचारिक संस्था में ही तो बनाया गया है और औपचारिक संस्था में एक विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और सीख रहे हैं। व्यवस्थित और बौद्धिक कार्य है जिसके निर्माण में अनेक बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक निर्माण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मानव जाति के अनुभवों का सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम तैयार होता है तो उसमें संपूर्ण मानव जाति के अनुभव कि कौन सा व्यक्ति कैसे अनुभव लेकर विद्यालय आ रहा है, उन सबको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यहाँ किसी एक विशेष जाति की बात नहीं करी गई है, संपूर्ण मानव जाति की बात की गई है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जीवन से संबंध का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की निजी जिंदगी से संबंधित हो ताकि बच्चे सीख सकें। यदि हम किसी अन्य ही चीज़ को यहाँ पर डाल देंगे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, वो जोड़ ही नहीं पाएंगे अपने परिवेश से चीज़ों को। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब बच्चे जो हैं यहाँ पर बच्चे भी क्रियाशील होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ही शिक्षक सारी गतिविधि करके चला गया, बच्चा मौन बैठा रहा। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? बाल केंद्रित है, तो बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो बच्चे से कार्य करवाना है। नेक्स्ट है नम्यता का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत, बालक को ही सेंटर में रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कोई भी बच्चा अपने अपने परिवेश से आता है तो हर बच्चा कैसा होता है? अपने आप में अलग होता है। और भले ही वो एक ही प्रकार के टीचर से सीख रहा, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा कुछ अन्य चीज़ सीख जाए, कोई बच्चा उससे कुछ अन्य चीज़, मतलब हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करना है। रचनात्मकता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी, वही बात है। पूर्णता का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, संपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखकर, बच्चे की रुचि के अनुसार रुचि को ध्यान में रखकर। निश्चितता का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये होते हैं सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और दूसरा कौन सा सिद्धांत है या कौन सा नहीं है। ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम के भी प्रकार होते हैं। पाठ्यक्रम के संगठन और विषय वस्तु के आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रकार,
सबसे पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब जिस विषय का पाठ्यक्रम है वो उसी पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे ईवीएस का पाठ्यक्रम ईवीएस पर केंद्रित होगा, गणित का पाठ्यक्रम गणित पर केंद्रित होगा, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जैसे पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है मान के चलिए, तो वो पर्यावरण से संबंधित अनुभव उसमें शामिल किए जाएंगे। गणित का है तो गणित से संबंधित अनुभव शामिल होंगे बच्चों के, ठीक है, सीधी बात है, बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम और कोर पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम के कुछ प्रकार हैं गणित पाठ्यक्रम के। नेक्स्ट है गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है मैथ टीचिंग का। तो विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही है, बच्चों का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन, और अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, समस्या समाधान के उपाय जी कल के सेशन में हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताए हुए हैं। अब गणित में कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं गणित शिक्षण में, कौन कौन सी हैं, तो देखिए, बच्चों में गणित को लेकर के डर और असफलता का भाव बना रहता है। इसी डर को हमें दूर करना है और हर एक बच्चा सीख सकता है, ऐसा हमें मन में भाव रखना है। पाठचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। ऐसी पाठचर्या नहीं होनी चाहिए जो एक ऐसा कक्ष है, मान के चलिए एक ऐसी क्लास है आपकी जहाँ पर कुछ बच्चे तो बहुत ही प्रतिभाशाली, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। तो अब जैसे हम कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाएं तो जो प्रतिभाशाली होते वो बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी पाठचर्या बनानी है कि दोनों को ध्यान में रख करके दोनों ही बच्चे क्लास में मज़े से सीख सकें। मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियाँ, यदि मूल्यांकन अपरिष्कृत विधि से करेंगे, मान के चलिए वर्तमान में तो ग्रेड पद्धति आ गई है, लेकिन पहले क्या होता था, मूल्यांकन करते थे तो डायरेक्ट वहाँ पर अंक दर्शा देते थे, जो कि गलत था। बच्चों में क्या इससे निराशा उत्पन्न होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण के शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव, मतलब जो गणित के वर्तमान में तो बहुत अच्छी प्रणाली आई, प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर, तो यहाँ पर शिक्षक भी क्या हो जाते हैं, शिक्षकों को भी यहाँ पर समझ विकसित करते हैं अन्य जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं। लेकिन पहले क्या था, शिक्षकों को कुछ बताया ही नहीं जाता था, वो अपने अनुसार ही चीज़ों को कवर करवाते थे और अच्छी चीज़ें वहाँ पर छूट जाती थी। व्यवस्थागत समस्याएँ भी हो सकती हैं। यह पाठ्यक्रम केवल इससे विमुख होने वाले बच्चों के लिए निराशाजनक नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी चुनौती पेश करता है। नेक्स्ट है समस्याएं, अभ्यास और मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है, दोहरावग्रस्त है, इसमें संगणना पर जोर दिया गया है, इसमें स्थानिक चिंतन जैसी गणितीय क्षेत्र को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। तो केवल रटवाना नहीं है, समझाना भी है। नेक्स्ट है पाठचर्या 2005 के अनुसार जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे यहाँ पर दूर किया जा सकता है, उसमें सुझाव दिए गए हैं। तो पहला है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। यहाँ से थ्योरी वाले और पेडागोजी में थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते, बहुत सारी लैंग्वेज करके आती है, ठीक है। तो यदि आपने समझा है तो आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, आप करेक्ट आंसर उसका ज़रूर दे पाएंगे। तो देखिए, गणित शिक्षण या गणित शिक्षा का फोकस केवल संकीर्ण लक्ष्य को हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करने का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो केवल जो प्राथमिक में ही पढ़ाना वही पढ़ाए, उसको उससे अलावा भी पढ़ा सकते यदि वो उतनी क्षमता रखता है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता के भाव से जोड़ना, निराशा उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नहीं कर पाता बच्चा तो उससे डायरेक्ट उसको ये नहीं कहना कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत ही शब्दावली है और इस तरीके का यूज़ हमें अपने विद्यालय में नहीं करना है। उससे भी कहना है कि हाँ तुम सीख सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। अभ्यर्थी के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियाँ प्रदान करना, मतलब उसकी रुचि के अनुसार पहले हम उसको समस्या खड़ी कर देंगे ताकि वो उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। और यदि एक बार वो सरल समस्या सॉल्व कर लेगा तो वो अंदर से जागरूक हो जाता कि हाँ हम भी कर सकते हैं। आकलन पद्धतियों को बदलना, जिसमें विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय योजनाओं की परख हो। विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों का संवर्धन करना, सभी बच्चे गणित सीख सकें, सभी बच्चों को गणित सीखने की ज़रूरत है, इसलिए सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक मुख्यतः क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए, यहाँ शिक्षण होगा, ठीक है। कैसा क्रियाकलाप आधारित, मतलब बच्चे उसमें करके सीख सकें, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।
बच्चों के पर्यावरण से जुड़े जो अनुभव हैं उसको शिक्षण में स्थान देना है, ना कि उनको डांट फटकार के बैठाना है। ठीक है, उनको जो पर्यावरण से जो लेकर के आए हैं, अपने परिवेश से जो चीज़ें सीख करके आए हैं उसका यूज उसके अध्यापन कार्य में कराना है। औपचारिक मूल्यांकन नहीं, औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, मतलब कि केवल निश्चितता पर जोर नहीं देना कि विद्यालय में जो सीखा है बस वही उससे पूछना है, उससे उसके परिवेश, बार बार बात आ रही परिवेश की। ठीक है, मतलब अनौपचारिक भी होना चाहिए। कक्षा के बाहर और भीतर दोनों जगह बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, चार दीवारी के अंदर नहीं पढ़ाना है, चार दीवारी के बाहर। आपने एनसीएफ पढ़ा होगा तो उसमें 5 उद्देश्य दिए गए हैं। कक्षा को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना। नेक्स्ट, कक्षा 1-2 में विषय वस्तु और उससे संबंधित क्रियाकलापों के बीच कठोर क्रम नहीं होना चाहिए, मतलब पहले ज्ञात चीज़ें बतानी चाहिए फिर अज्ञात की ओर जाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ये शिक्षण सूत्र होते, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्नों को पहचानना, अभिव्यक्त करना और समझना, समस्याओं के हल में आकलन करने और अनुमान का इस्तेमाल करना, संबंध को पहचानना, संप्रेषण, तर्क, दृष्टि और भाषागत कौशल के विकास पर जोर देना। हर एक चीज़ मतलब सर्वांगीण विकास की ही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, और हर एक विषय का पाठ्यक्रम में स्थान होता है। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। तो ये बहुत ही आसान से टॉपिक होते हैं जिनको केवल आपको समझना है और एक दिशा प्रदान करनी है, फिर आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, उनकी पेडागॉजी लगाइए, इससे आपको एक समझ विकसित होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। केवल एमपी के ही नहीं, आप सीटेट के भी लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप सीटेट के अलावा रीट के भी लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले सेशन में हम आपका अगला टॉपिक जो होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।